हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल ज्ञानी बाबा स्टडी में। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत है, जो कि मैंने पहले से आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवा चुके थे, ठीक है। और इस वीडियो में 5 नंबर के क्वेश्चन होने वाले जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रयास कीजिए, क्लियर कर लीजिए कॉपी में नोट करके या किसी भी तरह, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं ये नंबर दे देता हूँ हर बार की तरह, तो आप लोग को व्हाट्सएप कर लेना है और ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। ये नंबर लास्ट में 3400, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं बहुत मजे तरीके से आइए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आपको जो भी वीडियो अच्छा लगता है ना कमेंट कर दीजिएगा। बस यही कहना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर वीडियो में प्रयास कीजिएगा। और एक बात और, हाँ देखिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो अपना अधिकार मांगे, नीचे कमेंट कीजिए कि इंग्लिश मीडियम में भी लाइए। देखिए थोड़ा कम समय बचा हुआ था इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं किया। आपका अधिकार है, कमेंट कीजिए आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो कमेंट कीजिए कि इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, ठीक है। तब ना जुनून आएगा तो इंग्लिश मीडियम करोगे, ठीक है। टाइम नहीं मिला इस कारण से खाली हिंदी मीडियम है, तो कमेंट करो आप लोग अगर दोनों में इंग्लिश मीडियम से है तब, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बिम्ब पोषण क्या है? ये बिम्ब पोषण से आप क्या समझते हैं? चिमटा देखे हैं खाना पकाने वाले, कोई चिमटा काटने वाला, तो चिमटा को समझिए क्या होता है जी। तो देखिए यहाँ पर बिम्ब पोषण कहा जाता है द्विलिंगी पुष्पों में। अब द्विलिंगी पुष्प जितना भी होता है जो जिसमें दो लिंग होता है, नर जनन भाग और नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही पुष्प में होता है, उसको द्विलिंगी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्विलिंगी पुष्पों में पुष्प के पुंकेसर को, जो पुष्प होता है ना, जैसे कि मैंने आपको फिगर में पुंकेसर को मैं ऐसे थोड़ा फिगर बना दो, ठीक है, पुष्प का, ठीक है, इस प्रकार से है। ये मान लो आपका क्या चाहिए, ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये कोई पुष्प है। तो ये जो पुंकेसर है ना प्यार बच्चों, पुंकेसर, ये इसको काट के हटा दिया जाता है चिमटे से। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन ना हो। जब निषेचन नहीं होगा ना प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का जो है प्यार बच्चों पहले बात तो स्वपरागण, स्वपरागण मतलब समझते ना, खोद पर गिरता है ना, जब पुंकेसर मादा के क्या चाहिए पत्रिकाग्र पर, तो निषेचन होता है, यानी कि नए पुष्प वगैरह वगैरह होता है। तो पहले बात तो इसको काट दिया जाता है द्विलिंगी पुष्पों में, ताकि ये निषेचन ना हो सके। यानी कहने का मतलब है द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के पुंकेसर को, पुष्प का पुंकेसर ये दोनों ना होता है, पुंकेसर पुमांग, तो पुष्प के पुंकेसर को चिमटे के सहारे, चिमटे के सारे काट कर हटाना क्या कहलाता है? बिम्ब पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? बिम्ब पोषण कहलाता है। एक तरह से ऑब्जेक्टिव है जो आपके 2 नंबर में पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से बस याद रखिए, द्विलिंगी पुष्प में पुष्पों के पुंकेसर को चिमटे के सहारे काट करके हटाना क्या कहलाता है? बिम्ब पोषण कहलाता है। बहुत आसान है, बड़े बड़ा बात बोलना है, बस कुछ नहीं इसमें कि द्विलिंगी पुष्पों में पुष्प के पुंकेसर को काट करके क्या करना? हटाना बिम्ब पोषण कहलाता है। और ये स्वपरागण रोकने के प्राकृतिक विधि है। अब स्वपरागण क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो स्वपरागण भी आ जाएगा। और स्वपरागण को रोकने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ये बिम्ब पोषण को रोकते हैं, क्योंकि ये स्वपरागण ना हो पाए। अब ये स्वपरागण क्या है, तो थोड़ी देर में ही स्टार्ट हो जाएगा परागण, फिर स्वपरागण आ जाएगा, फिर आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। और जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखा था प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। किसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाइएगा ना अबाउट सेक्शन में वीडियो में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चे, भ्रूण पोषण था, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब देखो परागण क्या है, और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के कमेंट जरूर कर देना कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम का भी ध्यान रखो। जरूर रखूंगा, तो टाइम नहीं मिला इस कारण से हिंदी मीडियम से है। देखो परागण क्या है, तो परागण का मतलब सोचो, परागण, परागण थोड़ा सोचिए परागण है क्या, तो ध्यान दीजिए। परागण का मतलब होता है परागकणों का परिपक्व, जैसे परागकणों का परिपक्व, ध्यान दीजिएगा। परागकण जो होता है परिपक्व परागकोश से निकल कर, परागकोश ये होता कहाँ है, तो आप लोग देखे हैं पुंकेसर, उसी में होता है परागकोश। यानी आप लोग को ध्यान रखना, परागकणों का परिपक्व परागकोश से, ये जो परागकोश से कौन निकलता है? परागकण। कौन निकलता है? परागकण। वो परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व का मतलब मैच्योर, पूरी तरह से तैयार। परिपक्व का मतलब पूरी तरह से तैयार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर, यानी कि
यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि पुंकेसर का जो परागकोश होगा ना, उसमें से कौन निकलेगा? परागकण। परागकण निकल कर मादा के पत्रिकाग्र पर, मादा का पत्रिकाग्र ये वाला होता है, मादा का क्या चीज है? ये वाला भाग, ये पत्रिकाग्र दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला भाग जो है मादा का, ये क्या चीज है? पत्रिकाग्र है। ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला भाग, ये क्या चीज है? पत्रिकाग्र। तो पत्रिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है परागकणों का, ये परागकण कहां से निकलेगा? तो परागकोश से। परागकोश करने प्यारलाल, तो परागकोश इसी में, इसमें आपको दिख रहा है ना, इसी में होता है परागकोश। तो परिपक्व परागकोश से परागकण निकल करके मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा, समझोगे तो यह इशारों में क्लियर हो जाएगा। बस देखिए, परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा के परागकण को, मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंचना। मादा का बत्तिकाग्र कौन है? यही ना, दो दो फिगर आपका दिया हुआ है। देखिए, परागकोश निकला, फिर गिरा, फिर हवा से उड़ा, फिर ये आपका क्या चीज में, यहाँ से ये आपका क्या चीज है? तो आपको पता है कि ये आपका पुंकेसर है, जिसका परागकण इसमें, इससे निकलता है, फिर जमीन के माध्यम से, किसके माध्यम से? ये मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसको हम लोग कहते हैं परागण। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये तो ना उतना पूछा जाए, लेकिन स्वपरागण एवं परपरागण क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मोस्ट भी यही चीज है। अगर इसको आप लोग समझ लोगे ना, ये हो चुटकियों में बन जाएगा खेल इसका। तो स्वपरागण क्या है, ध्यान से देखिए और यहाँ ध्यान गड़ाए रखिए। और आपके बोर्ड में पूछा गया था कि स्वपरागण के 2 लाभों के लेके इसी साल, ठीक है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में स्वपरागण और परपरागण जरूर आएगा, ये मेरा गारंटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए स्वपरागण क्या है। स्वपरागण का मतलब क्या? नाम देखिए, स्वपरागण मतलब खुद पे परागण। स्वपरागण का मतलब खुद पे परागण। तो ध्यान दीजिए, परागण का मतलब पता है ना अभी, तो ध्यान दीजिए। जब किसी पुष्प के परागकोश से क्या, जब किसी पुष्प के परागकोश, ये पुष्प और परागकोश का संबंध क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प। अच्छा, ये पुष्प है, तो क्या प्यारे लाल, गुलाब के फूल है, मतलब फूले ना है, तो इसका क्या चाहिए बताइए? तो ये क्या चाहिए? क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है। अरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही ना है ये पुंकेसर, इसी में ना होता है परागकोश। देखो, जैसे आप इंसान हैं, आप नर हैं, तब आप लोग समझ जाइए, आपके पास क्या मादा है तो आप लोग खुद समझते हैं। उसी प्रकार ये पुंकेसर है। तब पुंकेसर में क्या चीज होता है? तो पहला बात, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु वगैरह, परागकोश वगैरह। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो भाग है ना, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए और यहाँ पर समझ जाइए। ठीक है, ये 2 पुंकेसर है। और पुंकेसर में होता क्या है? तो किसी पुष्प के परागकोश से निकल के, परागकोश इसके पास होता है, परागकोश से क्या निकलेगा? परागकण। अच्छा, परागकोश से परागकण निकलता है। ये देखो, परागकण निकल रहा है, ब्लू में दिख रहा है आपको। परागकोश से परागकण निकल करके, यानी कि किसी परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के बत्तिकाग्र, अभी यहाँ पर बत्तिकाग्र इस पुष्प में कौन है? तो ये वाला है। पहले बात तो द्विलिंगी पुष्प है, जिसमें पुमंग भी है और जयांग भी है। पुमंग ये वाला मतलब पुंकेसर, जयांग स्त्रीकेसर ये वाला है। और ये पुंकेसर का जो ये वाला भाग है प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है परागकोश। इससे क्या निकलता है? परागकण। ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, परागकण निकल के इस पर जा रहा है। किस पर जा रहा है? तो बत्तिकाग्र, मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। तो इसके पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। थोड़ा देखिए, मेरा मकसद रटाना नहीं, अगर रटाना रहता ना तो फिगर नहीं लगाते, अगर फिगर नहीं लगाते तब भूल जाते, अब भूल जाते तो एग्जाम में लिखाता नहीं। तो मेरा मकसद है आपको फिगर के माध्यम से कंप्लीट करा देना, जो कि मैं फिगर के माध्यम से प्रयास करो, आपको समझा दो। मैं पढ़ रहा हूँ कम, समझा ज्यादा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपरागण। यानी कि स्वयं पर गिर रहा है ना, देख लो, सोचिए, इस स्वयं पर ना गिर रहा है, खुदे पर गिर रहा है। द्विलिंगीय तब ना गिर रहा, एक ही शरीर में मादा जननांग और नर जननांग दोनों है तब ना। अभी एक लिंगी पुष्प रहेगा तो ऐसा संभव है? नहीं। एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण संभव ही नहीं है। ठीक है ना, बात को समझिए। अभी यहाँ पर देखिए, ये कोई फूल है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये जो भी है, यहाँ से टूट करके ये आपका गिरेगा। हमको पता है द्विलिंगी पुष्प है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही फूल में
वो एक ही फूल में क्या चाहिए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों है। तो यहाँ से परागकण निकलेगा, उठेगा और इस पुष्प पर गिरेगा, तो बताइए निषेचन होगा ना, और निषेचन होगा तो बताइए स्वपरागन होगा ना। तो इसी को कहते हैं स्वपरागन। बहुत आसान चीज है, लिखी हुई चीजें। जब किसी पुष्प के परागकोश से, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के उसी पुष्प के मादा के बत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। तो जब पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के बत्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसको स्वपरागन कहते हैं। कमेंट करके जरूर बताना समझ में आता है कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। मैं पूरा प्रयास किया आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब देख लो, स्वपरागन के लाभ पूछा जाता आपके परीक्षा में और पूछा गया था। तो देखो, स्वपरागन होगा अगर वो द्विलिंगी पुष्प है तो एकदम 100% क्या, 100%। आज से 10,000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष बाद अगर वो पुष्प है स्वपरागन का, तो पक्का वो द्विलिंगी पुष्प है, तो उसमें स्वपरागन होगा ही, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये निश्चिंत है कि होबे करेगा, क्योंकि एक ही पुष्प में नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र दोनों है, तो पक्का स्वपरागन की क्रिया होगा ही, ठीक है। तो स्वपरागन की क्रिया निश्चिंत होते हैं कि पक्का ये होता ही है। और स्वपरागन से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। यानी कि अगर मान लो स्वपरागन से कोई पुष्प उत्पन्न हुआ है ना, तो वो शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। क्या होते हैं, स्वपरागन से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश के क्रम के होते हैं, यानी ये शुद्ध होते हैं, प्योर शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं ये वंश, ठीक है। तो समझ लीजिए। अब देखिए, स्वपरागन की हानियां ये है कि स्वपरागन से उत्पन्न पौधों में विभिन्नता नहीं होती है। बताओ, एक ही परिवार में इसका काम हो जा रहा था, बताइए विभिन्नता कैसे उत्पन्न होगा। जैसे आप लोग समझते हैं, जैसे कि शाही वाला गाय गाय होता है, ठीक है, और एक दूसरा गाय होता है। अगर आपको भरपूर मात्रा में गाय का दूध चाहिए तो अलग निषेचन करवाते हैं। निषेचन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, क्या बोलते हैं, जो हर नाम भूल रहे था, ठीक है। तो वो क्रिया कराई जाती है, तब वो होता है तो थोड़ा अलग विभिन्नता अगर देते हैं तो अलग विभिन्नता का वो उत्पन्न होता है, जिससे वो ज्यादा गाय दूध देगी। ऐसा पढ़ना है आपका 9वां नंबर चैप्टर केमिस्ट्री में ही, बायोलॉजी में ही, खाद्य वाला चैप्टर वाला, तो उसको मैं पढ़ाया हूँ आपको अच्छे तरीके से, और ये सब सारा चीज बताया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो स्वपरागन से उत्पन्न बीज में विभिन्नता नहीं होती है, एक ही जाति है, एक ही पुष्प पर गिर जाता है, क्या विभिन्नता आएगा, थोड़ा अलग भी होना चाहिए ना। विभिन्नता लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, अलग जात लाना पड़ता है। तो इसीलिए स्वपरागन से उत्पन्न बीज में विभिन्नताएं नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा समझिए कि स्वपरागन में खुद जैसा ही लोग दिखेगा। और देखिए, स्वपरागन से उत्पन्न बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। अब सही बात है, स्वपरागन से उत्पन्न बीज कमजोर होंगे। क्यों कमजोर होंगे, क्योंकि वो एक ही, समझिए एक ही जगह के लोग हैं और एक ही जैसे दिख रहे हैं। एक ऐसा चाहिए कि ताकतवर जगह से एक कमजोर जगह से, तब वो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग खुद सोचो ना कि एक ही, मतलब कि समझिए कि स्वपरागन से उत्पन्न पौध में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगा, सब तो एक ही जैसा है, एक ही जैसे उसके युग्मक होंगे, क्या ही उसमें नया विशेष देखने को मिलेगा। नया विशेष देखना है तो बाहर ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ सोच लीजिए, ऐसा इतना आसान चीज है, इसको थोड़ा समझिए, अपने आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब पर परागन देखिए क्या है जी। पर परागन का मतलब होता है दूसरों पर। स्वपरागन को खुद पे गिर रहा था, पर परागन। अब पर परागन की निश्चिंत 100% गारंटी है कि ये जो है ना बहुत शक्तिशाली है पर परागन, क्योंकि दूसरों पर जा रहा है। ये एक पुष्प नहीं, दूसरों पुष्प पर डोरा मार रहा है। देखिए मार रहा है ना, देखिए ये, ध्यान दीजिए। पर परागन क्या है, तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, पर एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के बत्तिकाग्र पर पहुंचना पर परागन कहता है। मान लो यहाँ पर गुलाब का फूल है, ठीक है, और थोड़े ही दूर पर एक और गुलाब का फूल है। तो ये क्रिया अगर यहाँ से युग्मक निकला गुलाब के फूल से, अगले वाले पर गया तो ये पर परागन हुआ। अगर मान लो गुलाब का फूल है, इसके नीचे भी गुलाब का फूल है, उस पर गया तो स्वपरागन, क्योंकि वो खुद पर गिरा, दूसरों पर नहीं गया। अगर वो खुद पर गिरेगा तो स्वपरागन, अगर दूसरों पर जाके गिरा तो पर परागन। तो वही लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर देख रहे हो, दूसरों पर मार रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण, यानी कि कोई एक पुष्प का जो परागकण है उसी जाति का होना चाहिए। जैसे कि गुलाब का फूल है तो गुलाब का होना चाहिए, जामुन, जामुन बोल रहा हूँ, कमल का फूल है तो कमल का होना चाहिए। कोई भी
जो फूल है वही फूल होना चाहिए, जाति सेम होना चाहिए। अब बताओ कि गाय और भैंस कभी हो सकता है, कभी निषेचन हो सकता है, नहीं ना, जाति होना चाहिए दोनों का। तो वही समझो जाति इसका भी है, पुष्प अगर गुलाब का है तो गुलाब का होना चाहिए, अगर जामुन ये कमल का है तो कमल का होना चाहिए, जामुन क्यों बोल दे रहे हैं। देखिए ये इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के, जैसे मान लो ये गुलाब का है, ठीक है, तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के पतिकाग्र पर पहुंच, देखिए बहुत पतिकाग्र पर पहुंच रहा है ना, तो इस क्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। बहुत आसान चीज है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी देख सकते हो इसके लाभ हानि जो कि आपके बोर्ड में इस साल भी आया हुआ है, तो देख लीजिए पर परागण के लाभ, पर परागण के बीज बड़े स्वास्थ्य अच्छे व नस्ल के होते हैं। देखो पर परागण अलग अलग लोगों के बीच होता है तो काफी शक्तिशाली होंगे, विभिन्नता इन पे होगा ही, क्योंकि ये अलग अलग की बात है, एक में थोड़ी हो गया, तो अलग अलग बात है, इसलिए नस्ल भी अच्छे होते हैं। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं, ठीक है, और स्वादिष्ट होते हैं, एकदम अलग ही स्वाद होता है, क्योंकि अलग अलग समझिए जगह से है, एक जगह से नहीं है। इसीलिए पर परागण जो है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि पर परागण से बनने वाला फल जो होता है बड़े स्वादिष्ट होते हैं और बहुत अच्छे नस्ल के होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं और अच्छे नस्ल वाले होते हैं, ठीक है, और बड़े बीज होते हैं। अब देखो यहाँ पर हानियां देखोगे तो हानियां ये है कि अधिक परागकणों का व्यर्थ होना, हाँ सही बात है। अब बताओ ये परागकण निकलेगा तो, अब ये मैंने बताना ही भूल गया, ये परागण की क्रिया होता कैसे है, तो वो स्वपरागण क्रिया हवा के माध्यम से हो सकता है, चींटी के माध्यम, कीट के माध्यम से हो सकता है, चिड़िया के माध्यम से हो सकता है, कई माध्यम है इसको कराने के लिए। जैसे देखते हैं ना पक्षी इस पेड़ पर बैठा खाएगा तो वो निकालेगा किसी और पेड़ पे जाकर के या कहीं पे जाके, तो इस तरह से वो जो हो रहा है चिड़ियों द्वारा परागण हो रहा है। कीट के द्वारा मतलब कि मधुमक्खी बैठेगा वहां वहां यहाँ करेगा तो उसके द्वारा परागण हो रहा है, यही परागण की विधियां हैं। हवा के द्वारा हवा से उड़ के जाएगा, हल्के हल्के कुछ होते हैं जो किसी और पेड़ पर जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। तो इस क्रिया में अगर सटीक निशाना नहीं लगा तो बर्बाद हो गया। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है कि परागण बड़े वाले फल में बड़े, ये लिखा हुआ है इससे परागण व्यर्थ बहुत अधिक होता है, सही बात है, और इससे सदैव साधन की आवश्यकता होती है, सही बात है। अगर इसको यहाँ पर अगर आपको करवाना है पर परागण तो साधन की आवश्यकता होता है, जाएगा कैसे, या तो हवा के माध्यम से जा सकता है या कीट के द्वारा जा सकता है या चिड़िया के माध्यम से जा सकता है या पानी के माध्यम से जा सकता है, जल के माध्यम से जा सकता है। तो इस सब क्रिया कराने के लिए माध्यम की आवश्यकता पर रहना, कौन माध्यम से जाएगा। स्वपरागण में क्या 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 था, खुद से टूट के गिरेगा, हमारे पास खुद चल के आएगा, लेकिन इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। समझ गए, मुझे उम्मीद है एकदम 100%। अब देखो स्वपरागण पर परागण को परिभाषित करो, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। पर परागण अभी हम आपको समझाना है, पर परागण का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित होना, तो जैसे समझो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, परिभाषा तो ये लिखा हुआ है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसे जाति के अन्य पौधे के बतिकाग्र पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या उन परागण तो पर परागण, यानी इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के बतिकाग्र पर पहुंचता है। तो मान लो यहाँ पर एक फूल है, ठीक है, इससे जो भी युग्मक है निकाल के आपका परागकण जो इस पुष्प पर आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर परागण, यहाँ से वहां चल के गया, तो जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, वो कौन कौन माध्यम है, तो देख लो प्यार बच्चों, परागण के लिए प्रमुख अभिकर्मक जाल द्वारा हो सकता है, जाल द्वारा परागण जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, जैसे बेल्सनेरिया में होता है, वायु द्वारा परागण, ठीक है, वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं, कीट द्वारा परागण जिसे कहते हैं एंटमोफिली, खाग मतलब मधुमक्खी के द्वारा, मतलब कि कीट के द्वारा वही चीज हो गया, चमगादड़ के द्वारा मैंने बताया कि ऑर्थनोफिले। तो ये सब जो है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से हम आपको करवा चुके हैं, और ये आपको एग्जाम में परिभाषित कर देना, 5 नंबर में 2012 में आया है, तो 5 नंबर में आएगा ना तो लिख देना है पर परागण की परिभाषा, फिर आपको लिख देना है जल परागण, तो लिखना है जल परागण में कि जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, फिर आप लोग लिखिएगा, पहला में ये लिखिएगा तो दूसरा में लिखिएगा वायु द्वारा परागण, तो यहाँ से लिखिएगा वायु द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं और वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं। फिर तीसरा नंबर में लिखिएगा ऐसे करके कीट द्वारा परागण, तो कीट द्वारा परागण में लिखिएगा कीट द्वारा परागण को कीट परागण कहते हैं और कीट द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। इसके दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर आप लोग लिख दीजिएगा चमगादड़ द्वारा परागण, तो लिख दीजिएगा यहाँ से चमगादड़ द्वारा परागण को चमगादड़ कहते हैं और इसको जो है चमगादड़ ऑर्थनोफिली कहते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है।
बताइए तो कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए, इतना आसान आसान चीजें हैं जो आप लोगों को क्लियर तो करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। हाँ, चमगादड़ द्वारा करेक्टोफिली, मैं थोड़ा चिड़िया मैं समझ लेता हूँ इसलिए बोल देता हूँ इसको ऑर्थनोफिली, करेक्टोफिली बोलते हैं, ठीक है। चमगादड़ को क्या बोलते हैं, करेक्टोफिली। अब देखो पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर के नामांकित चित्र बनाए तो खुद से आप लोग कर सकते हैं, बच्चा थोड़ी है कि हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर ना बनेगा तो टेंशन नहीं, सब बार बार करवाते रहेंगे। 2022 का है क्वेश्चन, देखिए छात्र स्वयं करे, ये खुद से करने के चाहिए। पुंकेसर स्त्रीकेसर का नहीं बनेगा कोई दिक्कत है, हम है किस लिए, हम आपको VBI करवाते रहेंगे, बस आपको मेहनत करना और कुछ करना है, बस आपको बस आराम से मेहनत करना और कुछ नहीं, नेट का सही यूज करना है। बाकी तो लगे हुए दुनिया, पूरा दुनिया लगा हुआ है फालतू चीजों में, आप काले लगेंगे। आप अपने के लिए काम कीजिएगा, दूसरे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर लीजिए। देख लीजिए, पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करिए। मोस्ट VBI क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का मोस्ट VBI क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखो। पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपको देख के क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ये क्या चीज है, किसी को पता चल रहा है? पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता चल रहा है तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों, एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये इस प्रकार से मैंने आपको डायग्राम वगैरह भी करवाया, अंदर में आपको दिख रहा है ये क्या चीज है, पहले समझ लीजिए। पुष्पीय पादपों में निषेचन क्रिया का वर्णन 2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, 5 नंबर 11 और 21, तो ध्यान दे दीजिए। लिखा हुआ है उत्तर में, परागकणों के बतिकाग्रता का, देखिए परागकणों का बतिकाग्र। अब देखिए ये वाला आपका क्या चाहिए, थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, ये क्या चीज है, तो ये आपका प्यार बच्चों मादा क्या चीज, मादा नहीं होता क्या, पुंकेसर इस तरीके से फिगर नहीं था, ये क्या था, वही वाला ना फिगर है, कहाँ गया ये स्त्री केसर है, ये क्या चाहिए, स्त्री केसर, तो वही समझिए स्त्री केसर में ही आपका पुष्पीय पादप होता है, तो ध्यान दीजिए ये स्त्री केसर, ये इसका क्या चाहिए होता है, पत्रिकाग्र होता है, और ये वाला भाग क्या चाहिए होता है, पत्रिका, ये वाला जो भाग है ना ये पत्रिका होता है, ध्यान से देखिए, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला इतना भाग, इसको बोलते हैं पत्रिकाग्र, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग है ना इतना इतना, इसको हम लोग बोलते हैं पत्रिकाग्र, पत्रिका क्या बोलते हैं, पत्रिका, और ये वाला जो भाग होता है ना इतना इतना, ये होता है अंडाशय, क्या चीज होता है, अंडाशय, समझ गए ना, तब ध्यान दे दीजिए। तो परागनों के बतिकाग्र, जो परागन हो गए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए कोई परागन चाहे हवा के माध्यम से पहुंचे या पहुंचे कीट के द्वारा, किसी के माध्यम से अगर परागन यहाँ पर आ रहा है, कौन आ रहा है, परागन आ रहा है, मतलब कि कोई कान आ रहा है जो निषेचन करा दे पुष्पीय पौधों में, मैंने बताया ना पर परागन की परिभाषा, उसी प्रकार किसी के माध्यम से अगर हवा के माध्यम से ज्यादा आता है, इसीलिए समझो हवा के माध्यम से कोई परागकण यहाँ पर आया, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, कौन है, परागकण, तो ध्यान दीजिए परागकणों के बतिकाग्र तक पहुंचने के बाद क्या चाहिए, परागकणों के बतिकाग्र, बतिकाग्र करने भाई बात, देख ले यहाँ पर लिखा हुआ है, देख बतिकाग्र लिखा हुआ है ना, देखिए तो ये कौन सा भाग है, बत्रिकाग्र, तो समझो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का आपको। परागकणों के बत्रिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है, क्या होती है, निषेचन की क्रिया, यानी कि परागकणों के बत्रिकाग्र पर पहुंचेगा ना तो इस पर क्या होगा, निषेचन, क्या होगा, निषेचन, निषेचन क्रिया होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को निषेचन कहते हैं, पता ना आप लोग को, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इस क्रिया, तो ये कौन सी क्रिया होती है, तो निषेचन होता है, निषेचन के दरम्यान युग्मज बनता है और युग्मज ही भ्रूण का निर्माण करता है, पता है ना, तो इतना तो समझते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। परागकण बतिकाग्र तक पहुंचने के बाद, देखो परागकण जो होंगे ना, जो परागकण होंगे बतिकाग्र तक पहुंचने के बाद, क्या चाहिए, बतिकाग्र, ये बतिकाग्र, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बतिकाग्र तक पहुंचने के बाद बतिकाग्र की सतह से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यानी कि ये जो परागकण है ना बतिकाग्र पर पहुंचेगा ना, कौन, परागकण, बतिकाग्र तक पहुंचने के बाद बतिकाग्र की सतह से, जो बतिकाग्र की जो सतह ये आपको दिख रहा है, बतिकाग्र का सतह है प्यारे बच्चों, ये आपको जो सतह दिख रहा है ना बतिकाग्र का, बतिकाग्र की सतह से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यानी कि पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, कौन, परागकण आपका क्या करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और वृद्धि कर लेता है, कौन, तो परागकण वृद्धि करता है, ठीक है। और बतिकाग्र द्वारा, किसके द्वारा, बतिकाग्र, यानी कि ये बतिकाग्र आपको दिख रहा है, ये बतिकाग्र द्वारा, ये जो आपको जगह दिख रहा है बतिकाग्र द्वारा स्रावित रसायनों के प्रभाव से, बतिकाग्र द्वारा स्रावित रसायनों के प्रभाव से सर्वप्रथम बतिकाग्र द्वारा जो रसायन स्राव होगा, इसके द्वारा जो रसायन स्राव होगा, रसायन के प्रभाव से सर्वप्रथम परागकणों से एक नली निकलती है,
यानी कि ये बतकाग्र के द्वारा एक रसायन छोड़ेगा, क्या करेगा, बतकाग्र जो है ना, बतकाग्र द्वारा स्रावित रसायनों के प्रभाव से सर्वप्रथम परागकणों से एक नली निकलती है, परागकणों से एक नली निकलती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना, तो ये वाला एक नली मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, ये एक नली निकलता है, इसमें आपका दो गो युग्मक होता है। मैंने पहले भी आपको फिगर में द्विनिषेचन की क्रिया में समझाया था, और ये द्विनिषेचन की एक अभिन्न हिस्सा इसमें होता है, द्विनिषेचन की क्रिया होता है इसमें, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बतकाग्र द्वारा सावित रसायन के प्रभाव से सर्वप्रथम परागकणों को एक नली निकलती है, तो कोई नली निकला नहीं प्यारे बच्चों, ये आपको नली निकल रहा है ना, इस प्रकार से नली निकलती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है पराग नलिका। याद कीजिए वो जमाना जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ दिन पहले, ठीक है, देख लीजिएगा जाके, जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका के सिरों पर, पराग नलिका के सिरों पर एक विशेष प्रकार का किण्वक निकलता है, यानी कि परागनालिका के सिरों पर एक विशेष प्रकार का किण्वक निकलता है। इसके सिरों पर देखिए किण्वक निकल रहा है ना, देखिए तो निकल रहा है ना, सिरों पर एक विशेष प्रकार का किण्वक निकलता है, जो पतकाग्र को उत्तकों को गला देता है, जो पतकाग्र है ना इसके उत्तकों को गला देता है। यहाँ पर आपको उत्तकों के इसको क्या कर देता है, गला देता है, और नलिका आसानी से बढ़कर बतकाग्र से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। देखो ये नली, देखो कोई यहाँ तक पहुंचा, देख रहा ना आप लोग को, साफ साफ नहीं होता ना, तो जूम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, जूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई यहाँ तक पहुंचा, ये वो एकदम पास कर एकदम पहुंच गया अपने लक्ष्य पे, ठीक है। तो यहाँ से देखेगा ना, तो नलिका से आसानी से पत्रिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचे, यानी कि विशेष प्रकार किण्वक निकलता है जो पत्रिकार के ऊतकों को गला देता है, ऊतकों को गला देता है ना, तो फिर नलिका आसानी से बढ़ करके पत्रिका से होते हुए, पत्रिका मतलब इससे होते, पत्रिका ये वाला लाइन है, देखिए यही ना लाइन है, पत्रिका से होते हुए, देखिए, ठीक है, पत्रिका से होते हुए क्या चीज करता है, पत्रिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाता है। देखो यहाँ से बीजांड में प्रवेश कर गया ना, बीजांड ना यहाँ पर है, ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, बीजांड ना है, बीजांड में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तब द्विनिषेचन की क्रिया होबे करेगा। और मैंने आपको द्विनिषेचन अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। अब यहाँ से द्विनिषेचन की परिभाषा भी लिख करके थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हो, बस समझने की चीजें है। प्रांगनलिका से नर युग्मक निकल कर, प्रांगनलिका से नर युग्मक निकल कर बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक से संगलित हो जाता है, और आपको पता है कि यहाँ मादा युग्मक से संलयन कर लेता है, यहाँ पर पता है ना, और यहाँ पर द्वितीयक युग्मक से बनता है, दोनों से द्विनिषेचन का परिभाषा करवाया हो ना, उस इसके नीचे से आप द्विनिषेचन की परिभाषा लिख दो, नंबर मिल जाएगा। युग्मक से अवस्थित, अब मादा युग्मक से संगठित हो जाता है, और निषेचन के बाद युग्मक जो विभाजित होकर के भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है, यहाँ पर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। निषेचन के उपरांत अंडाशय से फल, और निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में और बीज बीजांड में विकसित हो जाता है। यहाँ से आपको द्विनिषेचन का परिभाषा लिख के ये वाला लाइन लिख देना है कि निषेचन के उपरांत यानी कि पश्चात अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से क्या बनता है, फल, और बीज से बीजांड बनता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, बाकी जो भी चीजें हैं बहुत आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने प्रयास किया ना आपको पहले बात समझाने का, रटाने का बात होता है ना, तो फिगर क्यों लाते हैं, ठीक है, मेन फिगर के माध्यम से हमको समझाना है, इसीलिए हम आपको लेकर आए फिगर। हमको रट्टा बनाना रहता ना तो हम आपको कब से इसको खत्म करके चल जाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास था आप समझिएगा ना एकदम, तो बढ़िया से क्लियर हो जाता है। अगर आप थोड़ा कम समझे, एक दो बार और देखिए, चार बार देखिए, पांच बार, मतलब कि क्लियर की तभी हो सकता है जब इसको जितने बार देखेंगे अच्छे से क्लियर होगा। मेरा प्रयास बहुत था कि मैं आपको समझा पाऊं, आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं भी समझे तो हम आपके साथ है एग्जाम तक, ठीक है, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहे। जब हम आपके साथ है तो आपको साथ देने में पैसा लगता है, बताइए तो, हमको तो मेहनत लग रहा है। रात का वीडियो पता है क्या बज रहा है, ये टाइम भी नहीं पता, लेकिन 11 बजे होगा। चलिए यहाँ पर देखो 11 से 5 से हो रहा होगा, देख लीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कीट द्वारा परागण, तो इसको बड़े बड़ा बात लिखना है, जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होते हैं तो उसे कीट परागण कहते हैं, और कीट द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, और कीट द्वारा परागण कमल में होता है और किसमें होता है, मधुमक्खी, तितली, ये सब करता है। जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होते हैं तो उसे कीट परागण कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, तितली हो गया। कीट द्वारा परागण को हमको पता है कि एंटोमोफिली कहते हैं। और मुझे दो किस बात का है कि जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के वो कहाँ गए, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। टाइम नहीं हो रहा था इसीलिए खाली हिंदी मीडियम कर लिए। अब देखो यहाँ पर गुरु बीजाणु, ये देखो कितना आसान चीज है, शुरू में सब बेसिक में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, ये सब इतना आसान है कि पढ़े होंगे तो पता होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु कहते हैं, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पता ना 4 गो होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से समसूत्री विभाजन करके उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। ठीक है, तो नोट्स वगैरह देखो। बीजांड प्राय अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के द्वारा बीजांड द्वारा क्षेत्र में विलग हो जाते हैं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आद्यसूत्री विभाजन करके 4 बीजाणुओं का उत्पादन करती है, जिसमें से 3 गो नष्ट हो जाता है और 1 गो सिर्फ बचता है जो आगे चल के विकसित करता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको आगे चल के वो लघु बीजाणु बनाता है। इस प्रकार आपका ये वाला क्रिया संपन्न हो जाता है। बहुत आसान चीज है। मेन तो आपका फिगर को समझिए, अगर पीछे वाला किया तो अच्छी बात है। ये सब तो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार करवाते रहूंगा, लेकिन जो पीछे करवा चुका हूँ उसको तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या लिखा, अंतःगर्पण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये तो आपका 2024 में 5 नंबर में आया है, तो इसको थोड़ा और लंबा भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा इसका सटीक परिभाषा मैं आपको बना के दूंगा और उसके लिए पहले तो फिगर आपको समझना है। ठीक है, बहुत आसान है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर पूछ जाए तो दिक्कत ये हो गया कि इसको थोड़ा लंबा चौड़ा करके फिगर में आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर में इसको पूछना चाहिए, पता नहीं बिहार बोर्ड है, फिर बिहार बोर्ड का गलती नहीं, ये बायोलॉजी होता है ना, वैसा सब्जेक्ट है कि 5 नंबर वाला 2 नंबर में, 2 नंबर 5 नंबर ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इस क्वेश्चन को कुछ खास नहीं बोलेंगे कि इसको लिए हमको 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर ऐसे भी आपका तीसरा चैप्टर में है, ये मैंने गलती से इस चैप्टर में कवर कर लिया। ठीक है, मानव जनन चैप्टर ना, उसमें ये चैप्टर ये वाला पढ़ना है, तो इसीलिए मैं विशेष नहीं समझा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कवर कराना। आगे जब हमको पढ़ाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या जरूरत है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा और नाम लिख दीजिएगा आपका क्या मैट्रिक में कितना नंबर आया था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।